Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 25th of February 2022. तो 25 फरवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से केवल इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। 1000 लाइक्स का जो मैंने आपको टारगेट दिया है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो प्लीज़ डू लाइक इट। 1 पर्सन 1 लाइक। वीडियो खोलो और लाइक कर लो यार, उसमें कंटेंट तो अच्छा ही है ना। आई होप दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अगर नहीं हो तो आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। वैसे मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द जो सबसे अच्छा कंटेंट हो सकता है आपको यूट्यूब में अवेलेबल, मैं वो बनाने की कोशिश करता हूँ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला सवाल आपके लिए, इन इंडिया मोस्ट फ्रीट ट्रैफिक इज प्रेजेंटली हैंडल्ड बाय। फ्रीट ट्रैफिक जो ज़्यादातर है वो इंडिया में किसके थ्रू हैंडल किया जाता है? ऑप्शंस आर रोडवेज, बी रेलवेज, सी इनलैंड वाटरवेज या डी एयरवेज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज द टर्म सब अर्बनाइजेशन रिफर्स टू। ये जो एक टर्म है सब अर्बनाइजेशन, इसका मतलब क्या है? ऑप्शंस आर ए मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम अर्बन एरियाज टू रूरल एरियाज, बी मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम सेंट्रल अर्बन एरियाज टू सैटेलाइट कम्युनिटीज, सी पॉपुलेशन शिफ्ट्स फ्रॉम रूरल एरियाज इनटू द सबर्ब्स, डी रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन इन लोअर टीयर सिटीज। तो आपको बताना है कि इनमें सब अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ओपन एकरेज लाइसेंसिंग। ओपन एकरेज लाइसेंसिंग अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहती है, हमेशा ही न्यूज़ में रहती है। आपको बताना है कि ये किससे रिलेटेड है। ए इज हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, बी इज रेलवेज, सी इज माइनिंग ऑफ आयरन ओर या डी लैंड एक्विजिशन। तो आपको बताना है कि ओपन एकरेज लाइसेंसिंग इनमें से किससे एसोसिएटेड है। तो ये 3 सवाल हैं आज के। आसान सवाल है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, बन जाएगा आपसे डेफिनेटली। पहला सवाल तो देखो, एक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे का भी फैक्ट यही है, और बाकी कहीं पे भी ये अगर आप एनसीईआरटी पढ़ो तो भी लिखा हुआ है। इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द फ्री ट्रैफिक है, फ्री ट्रैफिक, ये पैसेंजर की बात नहीं कर रहा, ये माल की बात कर रहा है ना। तो जितना माल ढोने वाले जो मेजर फ्रीट है वो हैंडल कहाँ से होता है? वो रोडवेज से हैंडल होता है। इंडिया में अभी भी जो सबसे बड़ा आपका फ्रीट को ट्रेवल करने का है वो रोडवेज का है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए ये चीज़, है ना। दूसरा जो क्वेश्चन है, सब अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? दूसरा सवाल था कि सब अर्बनाइजेशन का मतलब होता है, इसका आंसर होगा बी। सब अर्बनाइजेशन का एक्चुअली मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम सेंट्रल अर्बन एरियाज टू सैटेलाइट कम्युनिटीज, ठीक है ना। सब अर्बनाइजेशन बेसिकली जब पॉपुलेशन शिफ्ट करती है फ्रॉम एक सेंट्रल अर्बन एरिया इनटू द सबर्ब्स। सबर्ब्स मतलब कि जो आपका अर्बन स्प्रॉल, अगर आप में से कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्टूडेंट होगा तो उसको अर्बन स्प्रॉल का मतलब पता होगा। स्प्रॉल क्या होता है कि जब अर्बन एरिया डेवलप होता है तो उसके साइड में जो उसके नियर अबाउट जो उसकी विसिनिटी में, क्लोज विसिनिटी में आने वाले एरियाज हैं, उनके ऊपर भी उसका इंपैक्ट पड़ने लगता है, वो स्प्रॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे गेट कन्वर्टेड इनटू सबअर्बन स्प्रॉल, है ना। इसको बोलते हैं सबअर्बन स्प्रॉल। तो जब लोग सिटीज से कहाँ मूव करेंगे, सबअर्बन स्प्रॉल या सैटेलाइट टाउन्स की तरफ मूव करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब अर्बनाइजेशन। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तीसरा सवाल था ओपन एकरेज लाइसेंसिंग क्या है? ओपन एकरेज लाइसेंसिंग किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है ये। आप सबने पढ़ा हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन। आप सबको पता होगा कि अभी रिसेंटली OALP पॉलिसी आई थी, जिसको ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी बोलते हैं। वो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है। और इसके अंतर्गत क्या करना पड़ता है बेसिकली, अभी जो मतलब उनके लिए पहले जो बिल्डिंग और ऑल थी वो बाद में कर सकते, पहले आप सेलेक्ट कर लो अपना, है ना, अपने आप एरिया सेलेक्ट कर लो। इस तरीके से हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के लिए ब्लॉक सेलेक्ट करने वाली पॉलिसी थी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3। आपको समझ में आ गया होगा और आपने ये सवाल सही भी किए होंगे। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने सही किए कितने नहीं। आज का मेंस क्वेश्चन लिख लीजिए। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, रशिया अटैक्ड यूक्रेन, is that how international disputes resolved? What should India do to resolve the India-Pakistan dispute? तो जैसे कि रशिया ने अभी अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर, कल आपको पता है ये सब चीज़ें, है ना। तो क्या इसी तरीके से इंटरनेशनल डिस्प्यूट सॉल्व होते हैं? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। दूसरा पार्ट है इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के, चूंकि रशिया यूक्रेन उसी तरीके से है, तो इंडिया और पाकिस्तान का क्या मुद्दा, कैसे लगता है कि सुलझाना चाहिए? व्हाट शुड इंडिया डू टू रिजॉल्व द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट? ये
इसके बारे में आप 3-4 पॉइंट दे पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आसान सवाल है, अटेम्प्ट करिए। लिखने की प्रैक्टिस करना है ना। मैंने तो आपको कहा था लिखने के लिए, अगर आपको गाय के ऊपर भी निबंध लिखने के लिए आ जाए तो आप वो भी लिख लो, वो भी आपका मेंस आंसर राइटिंग की ही प्रैक्टिस है। आपका प्रेजेंटेशन तो उसमें भी होगा, है ना। कुछ लोग गाय के ऐसे में कुछ और लिखेंगे, आपको कुछ अच्छा लिखना पड़ेगा। आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। पहली जो न्यूज आज की है वो है एन FIR हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट 3 मुंबई पुलिस ऑफिशियल्स फॉर एलिजिडली थ्रेटनिंग अंगाडियाज एंड एक्सॉर्टिंग मनी फ्रॉम देम इन साउथ मुंबई। तो ये अंगाडियाज क्या होते हैं, सबसे पहले इनकी क्वेश्चन मेन यही है ना। यूपीएससी में आपसे और कुछ नहीं पूछेगा कि किसको पकड़ा किसको नहीं, अंगाडियाज जरूर पूछ सकता है। तो Angadia system basically is a century old parallel banking system in the country where traders send cash generally from one state to another through a person called Angadia that stands for courier। याद रखिएगा, अंगाडिया सिस्टम एक्चुअली में इट्स अ सेंचुरी ओल्ड पैरेलल बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री वेयर ट्रेडर्स सेंड कैश जनरली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर थ्रू अ पर्सन कॉल्ड अंगाडिया दैट स्टैंड्स फॉर कुरियर। इट इज बाय एंड लार्ज यूज्ड इन द ज्वेलरी बिजनेस within Mumbai and Surat, being the most popular routes as they are the two ends of the diamond trade। तो ऑब्वियसली बात है, डायमंड ट्रेड सबसे ज़्यादा मुंबई और सूरत के बीच में होता है, इसलिए ज्वेलरी सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा ये अंगाडिया सिस्टम यूज़ होता है। एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है जहाँ पे ट्रेडर्स जो होते हैं वो कैश को सेंड करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय यूजिंग अ पर्सन कॉल्ड अंगाडिया। ठीक है ना, अंगाडिया नाम का जो व्यक्ति होता है उसका यूज़ करके बेसिकली ये कैश को सेंड करते हैं। इट्स अ पैरेलल बैंकिंग सिस्टम, याद रखिएगा, पैरेलल बैंकिंग सिस्टम। कैश जो इन्वॉल्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कैश ट्रांसफ़र की, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अंगाडिया टू ट्रांसफर कैश फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर for which they charge very nominal fees। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है कि ये एक फीस लेते हैं जिसके बेसिस पे ये फिर ट्रेवल करते हैं, है ना। और इसके बेसिस पे ही ये बेसिकली क्या करते हैं और बहुत छोटी सी फीस लेकर के इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये हवाला सिस्टम तो नहीं है जो हवाला सिस्टम था। बिल्कुल नहीं, हवाला से ये डिफरेंट होता है। हवाला एक्चुअली इलीगल होता है ना। और इसके ऊपर ऐसा नहीं, अंगाडिया सिस्टम ऐसा नहीं कि इलीगल सिस्टम है, इट्स नॉट अ इलीगल सिस्टम, बहुत पुराना सिस्टम है पर पहले से ये चलता हुआ आ रहा है। इनफैक्ट ये रिसीट्स भी देते हैं, प्रॉपर ट्रांजेक्शन्स की रिसीट भी दी जाती है इसमें, है ना। जैसे एक ट्रेडर जब अंगाडिया से करेगा, डील करेगा, तो उसमें ऑब्वियसली बात है रिसीट का सिस्टम भी रहेगा एंड ऑल, ये सारी चीज़ें रहती हैं ना। तो हवाला सिस्टम इसको मत समझिएगा, इट्स नॉट अ illegal system, it's not a illegal system। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। and this is not basically, it is involved in this system involves trust but illegal नहीं है। इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि this is not a illegal system। तो अंगाडिया system per se is legal but since the business deals in cash there is no amount maintained for the same, there have been suspicions that it can transfer black money as well like the हवाला transactions। ठीक है ना, तो वैसे तो ये लीगल है, पर से ये लीगल है, बट चूंकि कैश इन्वॉल्व है और कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं जो रेगुलेट कर रही है, इसलिए लोगों को ऐसा डर लगता है कि हवाला और फिर इस तरीके से इस काम के लिए ना यूज होने लगे ना। तो बेसिकली दैट इज द रीजन फॉर द अरेस्ट एंड ऑल। अगली जो न्यूज़ है वो है जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिसाइडेड टू ट्रांसलोकेट 3 फुल्ली ग्रोन चिनार ट्रीज फ्रॉम एल्सवेयर टू द चार चिनार आइलैंड। चार चिनार आइलैंड बेसिकली बहुत फेमस है चिनार ट्रीज के लिए। आपने गाने भी सुने होंगे ना, चार चिनार तेरे, इस तरीके से गाना आता है। तो ये जो चार चिनार है इसको कई बार चार चिनारी या रोपा लंक या रूपा लंक या ये भी अलग अलग नाम से जाना जाता है इसको। और ये लोकेटेड है, आपका याद रखिएगा, इट्स एन आइलैंड इन द डल लेक। ये आइलैंड है जो कि डल लेक श्रीनगर में आपका लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। एंड ये चिनार ट्रीज जो हैं दे आर कैरेक्टरिस्टिकली ग्रो इन द ईस्टर्न हिमालयाज एंड इनका जो बोटानिकल नेम है वो प्लेटेनस ओरिएंटालिस। याद रखिएगा, इनका जो चार चिनार का या चिनार ट्रीज जो हैं इनका जो साइंटिफिक नेम है या बोटानिकल नेम है वो है प्लेटेनस ओरिएंटालिस एंड इट्स अ लार्ज डेसिडुअस ट्री विच इज़ नोन फॉर इट्स लॉन्जेविटी एंड स्प्रेडिंग क्राउन। तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर दिखता है। अगर आप देखेंगे अभी तो ये रेड कलर के आपने पेड़ देखे होंगे, है ना, उस तरीके से दिखता है। और ये एक डेसिडुअस ट्री है एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स लॉन्जेविटी एंड स्प्रेडिंग क्राउन। The tree have survived for ages because chinar is basically a long living tree. It spreads wide across a region
ऑफ कूल क्लाइमेट विद सफिशिएंट वाटर। तो याद रखिएगा ये लॉन्ग लिविंग ट्री है, इट स्प्रेड्स वाइड अक्रॉस अ रीजन ऑफ कूल क्लाइमेट विद सफिशिएंट वाटर, है ना। तो ऐसे रीजन्स में जो कि कूल भी हों और जहाँ पानी की कमी ना हो वहाँ पे ये उगते हैं। एंड एप्लीकेशन ऑफ, अगर आप चिनार ट्रीज़ के एप्लीकेशन देखें तो मेडिसिनल पर्पज़ है उनका। उनकी वुड को नोन एज लेस वुड, इनकी वुड को लेस वुड कहते हैं। इट हैज़ बीन यूज फॉर डेलिकेट फर्नीचर्स एंड ऑल, है ना। इसके अलावा जो रूट्स हैं उनसे डाइज बनाई जाती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तीसरी न्यूज़ है आपकी, इंडियन एयरफोर्स जो है वो पार्टिसिपेट करेगी मल्टी नेशन एयर एक्सरसाइज में, जिसका नाम है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 वेडिंगटन यूके। तो कोबरा वॉरियर किसके साथ है, कहाँ पे होगी, ये वेडिंगटन यूके में होगी। एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा इसको कंडक्ट कौन करेगा, तो रॉयल एयरफोर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम इसको कंडक्ट करेगी। एंड इट्स द एनुअल मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे एक्सरसाइजेज हैं उनका नाम बता दूं आपको, अजय वॉरियर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और यूके के बीच में, अजय वॉरियर है एंड 2013 से हो रही है। कोंकण एक्सरसाइज है, मेरीटाइम बैलिटर एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन नेवी एंड द रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन, तो नेवी के बीच में वहाँ पे कोंकण एक्सरसाइज होती है। अजय वॉरियर जो मैंने आपको बताया इट्स अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। और इसके अलावा इंद्रधनुष आपको पता होना चाहिए, इट्स अ जॉइंट बायलैटरल एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूके। तो ये इंडिया यूके के और दूसरे एक्सरसाइजेस के नाम मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज। अब हम आते हैं फ्रंट पेज में, वर्ल्ड शॉक्ड बाय रशियाज फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो रशिया ने कल फाइनली फुल स्केल इन्वेजन किया है यूक्रेन का। इश्यूज जो हम डिस्कस कर रहे थे इतनी दिनों से वही इश्यूज हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ओपन डोर पॉलिसी ऑफ नाटो बताया था, वो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि यूक्रेन जो मेंबरशिप चाहता था और नाटो उसको बार बार रुकसा रहा था, रशिया उसको बार बार मना कर रहा था स्ट्रेटेजिक कारणों से। तो ये सारी चीज़ें जो इमीडिएट रीज़न है वो यही कहा जा रहा है कि नाटो का जो इंटरफेरेंस था कंटिन्यूस, और यूक्रेन के मन में जो नेटो को ज्वाइन करने की इच्छा थी वो सबसे बड़ा कारण थी। लेकिन दूसरे रीजंस भी हैं, क्या रीजंस हैं, और मैंने जितने आपको बताए हैं ना कि वार्म वाटर वाली पॉलिसी मैंने आपको बताई है, इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारी और चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से रशिया अपना जो अर्स्टवाइल किंगडम था उसको रिगेन करना चाहता है। ये सारी चीज़ें जो वो ऑब्वियस बात है रीज़न रहेंगे। तो जितना हमने इतने दिनों में डिस्कशन किया है वो सारे ही इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। बट अब देखना ये कि इसमें वर्ल्ड किस तरीके से डील करता है इस क्राइसिस की सिचुएशन को, किस तरीके से पीस दोबारा मेंटेन होता है ना। क्योंकि इंटरनेशनली इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये एस्केलेट भी हो सकता है, बहुत जल्दी एस्केलेट होते हैं ऐसे मैटर्स, और कहीं फुल फ्लेश्ड थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ना मुड़े जाए। क्योंकि दो बेवकूफ़ कंट्रीज़ हैं ना, या ब्रिटेन और फ्रांस, दो बहुत बेवकूफ़ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, जर्मनी हमेशा नंबर 1 की बेवकूफ़ रही है और नंबर 2 की बेवकूफ़ में आती है कौन सी आपकी, ये ब्रिटेन और फ्रांस। हमेशा आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वॉर जब भी शुरू हुआ है तो नंबर 1 पे जर्मनी रहा है, नंबर 2 पे ब्रिटेन फ्रांस रहा है, और कल भी ब्रिटेन फ्रांस ही सबसे कूद रहे थे कि हम बताते हैं रशिया को, बताते हैं हम रशिया को। तो वही वाली बात है कि थोड़ा सा भैया अपनी ताकत को अपने पास रखो, अपनी जेब में रखो और लड़ाई होने से रोको, है ना। एम होना चाहिए कि पीस प्रिवेल करे, ना कि वॉर प्रिवेल करे, है ना। सो दैट इज द थिंग विच शुड हैपन, है ना। आगे मूव करते हैं लास्ट से हम, क्योंकि लास्ट से आजकल हिंदू जो लास्ट में न्यूज़ दे रहा है ना वैसा तो अब कहीं नहीं देता है। अंडरस्टैंडिंग द इंडस वाटर ट्रीटी, सबसे पहले आज हम पूरा इंडस वाटर ट्रीटी को डिसिफर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान बेसिकली अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स को ऑब्जेक्ट कर रहा है, मतलब कि इंडिया के प्रोजेक्ट्स को, है ना। और ये प्रोजेक्ट्स हैं चेनाब बेसिन में जम्मू कश्मीर रीजन में, जिसमें पाकल दुल एक प्रोजेक्ट है, पाकल दुल प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 48 मेगावाट का लोअर कलनाई प्रोजेक्ट है एंड 624 मेगावाट का कीरू प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चेनाब के बेसिन में है जम्मू कश्मीर रीजन में। पाकल दुल कलनाई और आपका कीरू प्रोजेक्ट है जिसको ऑब्जेक्ट कर रहा है, और इसके लिए उसने कंप्लेंट भी की, ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की, है क्या ये ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी में बेसिकली इंडस वाटर में 6 रिवर्स आती हैं इंडस रिवर बेसिन में, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यासन, सतलज, ये 6 रिवर सिस्टम आते हैं और ये ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम तिब्बत एंड फ्लोइंग थ्रू द हिमालयन रेंजेस टू इंटर पाकिस्तान एंडिंग द साउथ ऑफ कराची, ठीक है ना। इंडस रिवर के बारे में बता रहे हैं। अब 1947 में बेसिकली हुआ क्या, जब पार्टीशन हुआ तो ये सब चीज़ें भी डिवाइड करने लगे कि भैया पानी का क्या होगा सिस्टम, ये कैसा होगा वो कैसा होगा, इसके लिए बहुत लड़ाई झगड़ा चला। तो पहले जो सिस्टम था वो ये था, इंटर डोमिनियन अकॉर्ड ऑफ मई 1948। तो याद रखिएगा मई 1948 में इंटर डोमिनियन अकॉर्ड होता है दोनों कंट्रीज के बीच में। मई 1948 में इंटर डोमिनियन अकॉर्ड होता है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया जो था
इट वुड सप्लाई वाटर टू पाकिस्तान इन एक्सचेंज फॉर एनुअल पेमेंट करेगा पाकिस्तान, और इंडिया जो रहेगा वो वाटर सप्लाई करेगा टू द पाकिस्तान। तो ये एक इंटर डोमिनियन अकॉर्ड हुआ था, लेकिन फिर ये फेल हो गया, ऑब्वियस कारणों से फेल हो गया होगा, है ना। फिर 1951 में फिर से ये सब चीज़ें शुरू हुई, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट एंड ऑल। तो फिर सब लोग वर्ल्ड बैंक के पास चले गए कि भैया आप ही बताओ क्या करना चाहिए। तो फाइनली 1960 में 1960 में वर्ल्ड बैंक मीडिएट करके एक ट्रीटी बनाई जिसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी। आई थिंक उस समय आयूब खान थे और हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। तो इनके बीच में फिर ये ट्रीटी होती है, साइन होती है, इंडस वाटर ट्रीटी साइन की जाती है। हाँ, आयूब खान ही थे। तो देखो लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आयूब खान, है ना। तो ये थे। और वर्ल्ड बैंक की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक WAB इलिफ करके थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट साइन किया था, है ना। अब इसमें किया क्या क्या प्रोविजन क्या किया कि जो 6 नदियाँ थी ना उनको 3-3 नदियों में डिवाइड कर दिया और कहा कि ये 3 नदियाँ वेस्टर्न रिवर्स कहलाएंगी। कौन सी वेस्टर्न रिवर्स रहेंगी? इंडस, चेनाब और झेलम, ये वेस्टर्न रिवर्स कहलाएंगे और ये पाकिस्तान को दी जाएंगी फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज बारिंग सर्टेन नॉन कंजम्पटिव एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक यूज बाय इंडिया। तो ऐसा नहीं कि इंडिया यूज़ नहीं कर सकता इनको, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ रहेगा, लेकिन नॉन कंजम्पटिव एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक यूज़ इंडिया भी कर सकता है इन पानी का। एंड 3 ईस्टर्न रिवर्स बनाई गई जिसमें रावी, ब्यास और सतलज थी, जिसमें इंडिया को अनरिस्ट्रिक्टेड यूसेज की परमिशन थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 80% जो शेयर था वाटर का, मतलब कि लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट जो था वो पाकिस्तान को गया था। MAF का मतलब होगा था, MAF यूनिट होती है जिसको मिलियन एकड़ फीट कहते हैं, मिलियन एकड़ फीट, वो पाकिस्तान के पास गया, लीविंग 33 MAF और 20% ऑफ वाटर फॉर यूज बाय इंडिया। लेकिन बिसाइड्स इंडिया वॉज अलाउड मिनिमम स्टोरेज लेवल ऑन द वेस्टर्न रिवर्स। इंडिया को भी वेस्टर्न रिवर्स पे अलाउ किया गया थोड़ा स्टोरेज लेवल, एंड स्टोर कहा गया कि यू कैन स्टोर अप टू 3.75 MAF फॉर कंजर्वेशन एंड फ्लड स्टोरेज पर्पजेज। तो आप ये कर सकते हो। इसके बाद एक मैकेनिज्म बनाया गया परमानेंट इंडस कमीशन का, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया बाय परमानेंट कमिश्नर्स ऑन बोथ साइड्स। फंक्शन क्या रहेगा इसका कमीशन का? टू इंक्लूड सर्विंग एज अ फोरम फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द रिवर्स फॉर कंटिन्यूड कोऑपरेशन। तो उन्होंने कहा कि भैया आप एक फोरम बनाएंगे जिसमें आप डिस्कस करेंगे और इश्यूज को डिस्कस करेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, कंटिन्यू कोऑपरेशन करेंगे एंड रेजोल्यूशन को, कन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन को एंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये था परमानेंट इंडस कमीशन का मैकेनिज्म, ठीक है ना। अब क्या हुआ, वाइल पाकिस्तान के पास राइट्स तो थे इंडस, चेनाब और झेलम के, लेकिन एनेक्सर डी जो है ट्रीटी का, इंडस वाटर ट्रीटी का एनेक्सर डी जो है ये लिखा हुआ है, ये क्या कहता है? इट अलाउज इंडिया टू बिल्ड रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। ये इंडिया को कहता है कि भैया आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, रन ऑफ रिवर मतलब कि जहाँ पे आपको लाइव स्टोरेज ऑफ वाटर नहीं करना है, यू कैन नॉट लाइव स्टोरेज द वाटर, बट आप रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो बना सकते हैं, मतलब उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते, उसके रन ऑफ में आप उसमें कर सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सर्टेन डिजाइन स्पेसिफिकेशंस विच इंडिया हैज़ टू फॉलो फॉर सच प्रोजेक्ट्स। अब ये क्या कहता है, रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के साथ साथ कुछ डिजाइंस की भी बात करता है ये ट्रीटी, ये एनेक्सर डी, और कहता है कि भैया ऐसे डिजाइन आपको फॉलो करनी, तो वो इंडिया को फॉलो करनी रहती है। नाउ दिस ट्रीटी ऑल्सो अलाउज पाकिस्तान टू रेज ऑब्जेक्शंस इफ सच प्रोजेक्ट्स आर बिल्ट। अगर ऐसे प्रोजेक्ट बनते हैं तो पाकिस्तान ऑब्जेक्शन भी कर सकता है, ठीक है ना। और ऐसा पाकिस्तान ने किया भी, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया नहीं कभी, तो बहुत प्रोजेक्ट्स में इंडिया पाकिस्तान ने किया है। और इसका 3 स्टेप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, जिसमें सबसे पहले तो कमीशन या इंटर गवर्नमेंट लेवल पे होता है भैया कि परमानेंट कमीशन या इंटर गवर्नमेंट लेवल में। अगर ये फेल हो जाएगा तो फिर ये जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास, जो कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट लगाएगा, है ना। वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे जो कि न्यूट्रल एक्सपर्ट लगाएगा। इसके बाद ये जाएंगे कहाँ पे, अगर फिर भी नहीं सॉल्व होता है तो ये जाएंगे फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, दे विल गो टू द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ये 3 स्टेप की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस है ओवरऑल। अब ऐसे जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है वो एक किशन गंगा जो कि ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की, वहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था 2007 में, और किशन गंगा में एक डैम बनाने का प्रपोज किया गया था जिसमें कि डाइवर्ट हो रहा था पानी फॉर 330 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट इन कश्मीर बंदीपुरा,
ठीक है ना, डाइवर्टिंग इट्स वाटर फॉर दैट। द वर्क फॉर द प्रोजेक्ट वाज सपोज टू बी कंप्लीटेड बाय 2016, बट इसके कंस्ट्रक्शन से पहले ही पाकिस्तान ने वहाँ करना शुरू कर दिया। रोने लगे वो लोग, है ना। और फिर इंडिया ने थोड़ा अपनी हाइट, इसकी प्रोजेक्ट की हाइट को कम करने का वो मान गए, एग्री कर गए 2000। फिर इसके बाद फिर से उन्हें पाकिस्तान ने मैटर को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले गए, है ना। लेकिन फाइनली 2013 में जाकर के इसकी जो रूलिंग थी वो फेवर में गई, इंडिया के फेवर में गई, और उन्होंने कहा कि नहीं आप बना सकते हो, ऐसा कोई ऐसी कोई डिज़ाइन का डिस्प्यूट नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर पाकिस्तान जो है वर्ल्ड बैंक के पास चला गया, 2016 में ही वर्ल्ड बैंक के पास चला गया। फिर ये भी हुआ, लेकिन फिर ये कंस्ट्रक्शन तो हो ही चुका था। फिर उसने शेल बॉम्बिंग भी की है ना, तो ये सारी चीज़ें, प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा था। लेकिन 2018 में फाइनली प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट कर दिया गया। इसके पहले पाकिस्तान ने सलल डैम प्रोजेक्ट है उसको भी काफ़ी वो किया था कि नहीं, सलल डैम का भी प्रोजेक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए, है ना। और इसके अलावा जो आपका एक बगलिहार डैम है जो कि आपका चेनाब रिवर पे ही है, इट इज़ ऑल्सो इन चेनाब रिवर, ठीक है ना। और तो उसका भी काफ़ी अपोज किया था, बगलिहार डैम का भी अपोज किया था, सलल का भी अपोज किया था। दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, इसके अलावा भी एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है रतले प्रोजेक्ट। रटले याद रखिएगा, रतले को रटले, है ना। तो रतले, और ये प्रोजेक्ट है आपका चेनाब पे ही है। और जो आपका ये मैंने सलल बताया ना, सलल भी आपका चेनाब पे है, चेनाब पे ही है, तो ये भी आपको बता दूं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। द रशियन एग्रेशन ऑन यूक्रेन एंड इंटरनेशनल लॉ। तो हम अब बात करेंगे इंटरनेशनल लॉज की जो कि वायलेट हुए हैं बिकॉज ऑफ द रशियन एग्रेशन इन द यूक्रेनियन टेरिटरी, है ना। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन है, याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन है जो कि डोमेस्टिक अफेयर्स में होता है, जो कि ये कहता है कि आपको इंटरफेयर नहीं करना इंटरनेशनली, दूसरे कंट्री के अंतर्गत उसकी टेरिटरी को इंटरफेयर नहीं करना नॉल। ये आपका आर्टिकल 2 सेक्शन 4 में है यूएन चार्टर के। तो यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 सेक्शन सब क्लॉज 4 में है कि ये कहता है कि भैया यू हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग फोर्स और थ्रेट ऑफ यूजिंग फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो किसी दूसरी कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस किसी स्टेट के आप उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये यूएन चार्टर कहता है। इट प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ फोर्सिबल ट्रेसपासिंग। तो किसी भी तरीके का फोर्सिबल ट्रेसपास आपको उसकी टेरिटरी में नहीं करना है, इवन फॉर टेम्पररी टाइम पीरियड और लिमिटेड ऑपरेशन। टेम्पररी टाइम और लिमिटेड ऑपरेशन के लिए भी नहीं करना है। तो रशिया का जो अटैक है यूक्रेन के ऊपर, ये एक नॉन इंटरवेंशन जो प्रिंसिपल था, जो जिसकी हमने बात की, नॉन इंटरवेंशन प्रिंसिपल का ये बिल्कुल वायलेशन है, और एक तरीके से जो यूएन चार्टर है उसका भी वायलेशन है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 3314 जो है 1974 का, वो डिफाइन करता है एग्रेशन एज द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्स बाय अ स्टेट अगेंस्ट द सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ अनदर स्टेट। यानी कि यूएन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन 3314 3314 1974 का है, जो कि डिफाइन करता है एग्रेशन को एज द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्स बाय अ स्टेट अगेंस्ट द सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ अनदर स्टेट, additionally allowing one's territory to be used by another state for aggression against a third state। तो ये भी अपने आप में गुनाह है कि एक तो आपको दूसरे की टेरिटरी को, सॉवरेनिटी को ब्रेक नहीं करना है, दूसरा आपको अपनी टेरिटरी को यूज़ नहीं होने देना है फॉर सच पर्पसेस। इसीलिए जो बेलारूस है उसको भी इस ट्रीटी का वॉयलेटर माना जा सकता है, क्योंकि कल आपको पता है कि बेलारूस के रास्ते वो ये सब एंट्री किए हैं उन्होंने, है ना। तो बेलारूस के माध्यम से भी किया, चूँकि इसलिए बेलारूस को भी इसके अंदर का वो किया जा सकता है कि भैया आपने भी इंटरनेशनल एक लॉ को ब्रेक किया है। देन इसके अलावा रशियाज डिजायर टू कीप यूक्रेन आउट ऑफ नेटो इज अ प्राइम रीजन फॉर इट्स यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट यूक्रेन। अब आपको पता है कि रशिया का जो मेन रीजन है वो यही है कि यूक्रेन को नेटो से बाहर रखा जाए। लेकिन ये भी वायलेशन है आर्टिकल 2 क्लॉज 4 का, एज यूक्रेन इज अ इंडिपेंडेंट नेशन, और यूक्रेन की सॉवरेनिटी की जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहती है वो ज्वाइन कर सकती है। तो इस तरह से रशिया जो है उसने वायलेट किया है इसको। इसके अलावा रशिया ने आर्टिकल 2 सब क्लॉज 3 यूएन चार्टर का उसको वायलेट किया है, क्योंकि यूज़ ऑफ फोर्स जो था वो प्रोहिबिटेड है। डिस्प्यूट सेटलमेंट पीसफुल मीन से होना चाहिए, ना कि बाय यूजिंग फोर्स। ये डिस्प्यूट सेटलमेंट का तरीका नहीं होता है। तो आर्टिकल 2 सब क्लॉज 3 का भी वायलेशन है ये, आर्टिकल 2 क्लॉज 3 का वायलेशन है ये, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
अब प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिफेंस क्या कहता है, तो अगर कोई कंट्री फोर्स करे तो दूसरी जो कंट्री है उसके पास राइट टू सेल्फ डिफेंस होता है। ये यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 है जो कि ऑथराइज करता है कि स्टेट को टू रिजॉर्ट टू इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस अंटिल द सिक्योरिटी, मतलब कि अंटिल द सिक्योरिटी काउंसिल टेक्स स्टेप्स। तो अब इस केस में सिक्योरिटी काउंसिल तो स्टेप लेगा नहीं, क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का ऑलरेडी परमानेंट मेंबर है रशिया, और रशिया के पास है वीटो पावर, तो अपने अगेंस्ट वो वीटो पावर तो यूज़ कर ही सकता है, मतलब कि उसका अगेंस्ट, अपने अगेंस्ट कोई किसी भी रेजोल्यूशन को। तो इस कारण से यूक्रेन के पास अब बिल्कुल वो है कि वो सेल्फ डिफेंस के नाम पे जो भी अटैक करना चाहे, कलेक्टिव या सिंगल, दोनों कर सकता है ना। तो अब कहाँ है नेटो वाले? मैं तो नेटो वाले को ढूंढ रहा हूँ, कल मिले ही नहीं मुझे, कल से अभी तक। तो नेटो वाले अगर आ करके मदद करने की कोशिश करें यूक्रेन की तो कर सकते हैं, है ना। और रशिया भी कह रहा है कि हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, तो रशिया भी सेल्फ डिफेंस कर रहा है, लेकिन वो क्वेश्चनेबल है। क्यों? क्योंकि भैया थ्रेट तो अब यूज़ तो आपने शुरू किया ना, तो सेल्फ डिफेंस इस तरीके से नहीं होता है, उसके पहले होना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास गया है लीगैलिटी ऑफ द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन केस। रशिया ने ये कहा कि चूंकि यूक्रेन न्यूक्लियर वेपन बना रहा था नेटो की मदद से, तो हमको लग रहा था हमारे ऊपर अटैक ना कर दें। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसकी लीगैलिटी को चेक कर रहा है, और उसने ये भी कहा कि मेयर पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स डज नॉट नेसेसरी कंस्टिट्यूट अ थ्रेट। केवल न्यूक्लियर वेपन का होना एक थ्रेट को नहीं बनाता है। तो ये सारी चीज़ें इस बात में की गई। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस होल आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया भी होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कल का जो क्राइसिस था उस कारण से जो स्टॉक मार्केट है वो तो पूरी तरह से क्रैश हो गया है ना। तो अब देखते हैं किस तरीके से मार्केट रिगेन करेगा अपनी पोजीशन को, है ना। यूक्रेनियन वेकअप टू थंडर ऑफ वॉर, ये पूरा रीजन है जो मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, डोनेट्स्क रीजन है जो ईस्टर्न यूक्रेन वाला रीजन है। इसमें लुहांस्क और डोनेट्स्क, इन दोनों को मिला दो तो आपका डॉनबास रीजन बनता है। इन दोनों को जोड़ दो ना, लुहांस्क रीजन को, ये लिखा है ना, ये लुहांस्क रीजन है और ये डोनेट्स्क रीजन है, इन दोनों को मिला दो तो ये बनता है डॉनबास रीजन, इसी को बोलते हैं डॉनबास रीजन। तो डॉनबास रीजन ही पूरा जो मेजर लड़ाई का कारण है वो ये बना है। और ईस्टर्न यूक्रेन और नाटो का जो मेन इंटरफेरेंस था, दैट वाज द, कहते हैं कि प्राइम रीजन फॉर द वॉर। यूएस ग्रुप हैक्ड इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। अब चाइना के एक फर्म ने रिसर्च, मतलब कि वो अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, यानी कि यूएस की एनएसए है, दे वर फाउंड टू हैव इंसर्टेड कोवर्ट बैकडोर्स दैट मे हैव गिवन देम एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन डजन्स ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, रशिया, चाइना एंड जापान। तो चाइना ने बेसिकली एक रिपोर्ट निकाली, इसमें उन्होंने कहा कि जो आपके यूएस के साइबर सिक्योरिटी हैकर्स एंड ऑल हैं, दे हैव basically covert backdoors and they have tried to gain sensitive information in dozens of countries like India, Russia, China, Japan, covert operations के थ्रू वो इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट जो है वो मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ कर दी गई है, जिसमें कि इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी जो है IM टेक है, अंडर द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR के अंतर्गत आता है IM टेक, उसकी वेबसाइट का नाम आया है। इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज इन बेंगलुरु, वेबसाइट्स लिंक टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दे वर ऑल्सो लिस्टेड एज बीइंग हैक्ड इनटू। तो ये पूरी रिपोर्ट चाइना ने ही प्रस्तुत की है। तो देखते हैं क्या है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी है, इन सब की रिसर्च जो है वो कह रहे हैं कि चाइना वो USA जो है कर रहा है। अगर ये कर रहा है तो बहुत ही गलत कर रहा है यार। मणिपुर मीतीज तो पता है आपको, कम्युनिटी है जो कि ST स्टेटस डिमांड कर रही है इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। याद रखेगा, मणिपुर की बहुत पुरानी और बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी है ये, और दे आर डिमांडिंग फॉर ग्रांटिंग शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस इन द मीतीज। लेकिन अभी कोई पार्टी इस बार जो इलेक्शन में उतर रही है ना, उसने अपने मतलब कहना चाहिए कि जो पोर्टफोलियोज में ये नहीं लिखा है कि ये इनको ये प्रोवाइड करेंगे, दैट इज द थिंग। इसके अलावा यहाँ पे एक और बेसिक फैक्ट है जो कि प्रीलिम्स में काम आ सकता है। मेजॉरिटी जो मीतीज हैं दे फॉलो हिंदुइज्म, लेकिन 8% के आसपास दे आर मुस्लिम मीतीज ऑल्सो, उनको पंगल्स कहा जाता है। ये एक फैक्ट आप लोग लिख लीजिएगा। Majority of the Meiteis are from Hinduism, while more than 8%, little more than 8% are Muslims, and they are known as Pangals here. तो they are known as Pangals। तो अगर आपसे UPSC पूछे तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि क्या कैसे है। I hope you got clarity regarding that. इज द न्यू इकोनॉमी क्रिएटिंग जॉब्स। तो ये न्यू इकोनॉमी एक्चुअली इसको कहा जा रहा है कि जो यूनिकॉर्न इतने जल्दी जल्दी बनते जा रहे हैं ना हमारे इंडिया में। देखो आपने देखो बहुत सारी यूनिकॉर्न कंपनीज आ गई है ना, यूनिकॉर्न कंपनीज बहुत ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज कौन सी, जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाता है। $1 बिलियन का अगर वैल्यूएशन हो जाए तो वो यूनिकॉर्न कंपनीज कहलाती हैं, ठीक है ना।
अब यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि इंडिया ने लगभग 10 यूनिकॉर्न्स प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनीज ओवर $1 बिलियन का एवेल्यूशन इस साल किया था। बहुत ज़्यादा ये फास्ट रेट है ना, बहुत ज़्यादा रेट है ये। एंड दिस कम्स आफ्टर रिकॉर्ड ईयर ऑफ न्यू यूनिकॉर्न्स 44 इन 2021। तो 2021 में लगभग 44 यूनिकॉर्न्स आए थे, है ना। तो इंडिया जो है ग्लोबली अब 3rd प्लेस पे आ गया है आफ्टर यूएस एंड चाइना इन द हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स याद रखिएगा 2021 का था, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, जिसमें इंडिया जो है वो 3rd पोजीशन पे आ गया है। इंडिया इज द 3rd पोजीशन आफ्टर यूएसए एंड आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो यूएस और चाइना के बाद अब 3rd पोजीशन में कौन आ गया? इंडिया आ गया है इन द हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये ऑथर से पूछा गया था कि क्या ये इकोनॉमी जॉब्स क्रिएट कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, जॉब्स क्रिएट होगी, जैसे जैसे कंपनीज बढ़ेंगी इस तरह से लोग आएंगे, अलग अलग डिमांड, स्किल्स की डिमांड होगी। और ऑब्वियस सी बात है, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स आप देख रहे हैं, जो गिग वर्कर्स आप देख रहे हैं, दे आर ऑल एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ दिस ओनली, है ना। इस तरीके की यूनिकॉर्न कंपनीज का ही रिजल्ट है। तो जॉब्स तो बिल्कुल बढ़ रहे हैं, लेकिन ऑथर ने एक चीज़ और बताई कि देखो, जो पहली यूनिकॉर्न कंपनी थी IM मोबी की थी। IM मोबी वॉज द फर्स्ट यूनिकॉर्न इन इंडिया, है ना। इसको लगभग 5 साल लगे थे। फिर 2011 में था। सेकेंड यूनिकॉर्न जो थी वो फ्लिपकार्ट थी, उसको भी लगभग 5 साल लगे थे। और अभी जो लेटेस्ट थी वो हसूरा है, जो कि लेटेस्ट यूनिकॉर्न है, उसको भी लगभग 5 साल लगे। तो ऑथर का ये कहना है कि ऐसा नहीं कि यूनिकॉर्न बनना पहले बहुत आसान था और अभी पहले बहुत कठिन था और अभी बहुत आसान हो गया है। यूनिकॉर्न बनने में समय अभी भी उतना ही लग रहा है, लेकिन हाँ ये है कि अब जो है हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास रिसर्च है, हमारे पास टेक्नोलॉजी का साथ है, और हमारे पास ज़्यादा बेस बहुत बढ़ गया। अब लोग बहुत ज़्यादा इंटर करने लगे इस फील्ड में। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस फील्ड कि क्यों हमारे यहाँ, और टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी बिल्डिंग भी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा है। तो इन सब का यूज़ करके हम और ज़्यादा इसका बेनिफिट उठा सकते हैं ऐसे मार्केट का। और इंडिया के पास मार्केट है, सबसे पहले इंडिया के पास डिमांड है भाई। 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास काफ़ी डिमांड है, हमारे पास मार्केट ही मार्केट है, हमको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। अगर हम सिर्फ यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे तो हमारे पास अभी 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स और आ जाएंगे, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। लास्ट है प्लोइंग न्यू चैनल फॉर इंडियाज फूड सिस्टम्स। बेसिकली यहाँ पे बात चल रही है एग्रीकल्चर को किस तरीके से इंप्रूव किया जाए, किस तरीके से इसको सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑथर ने बात की कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनमें जो फूड रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें अभी रिसेंटली एक UN फूड सिस्टम समिट हुआ, UN फूड सिस्टम समिट, जिसमें 5 चीज़ें कही गई। भैया 5 काम करना है। पहला है नरिश ऑल पीपल, बूस्ट नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड्स, डिसेंट वर्क एंड एम्पावर्ड कम्युनिटीज, build resilience to vulnerabilities, shocks and stresses and accelerate the means of implementation। यहाँ पे 5 चीज़ें कही गई। कहाँ पे? UN फूड सिस्टम समिट में। UN फूड सिस्टम समिट में 5 चीज़ें कही गई। नरिश ऑल पीपल, बूस्ट नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड, decent work and empowered communities, build resilience to vulnerabilities, shocks and stresses, and last है accelerate the means of implementation। तो that is the thing which is important। इसके अलावा आप यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि देखो क्या होता है कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है या जो भी आपको इम्प्रूव करना है वो केवल साइंस या टेक्नोलॉजी से नहीं होगा। इट कैन नॉट बी अलोन साइंस और इट कैन नॉट बी अलोन टेक्नोलॉजी, इट विल बी अ मिक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम प्लस पॉलिसी। हमेशा पॉलिसी को आपको देखना ही पड़ेगा कि पॉलिसी आपके फेवर में है या नहीं है। यहाँ पे ऑथर ने एग्जाम्पल दिया ग्रीन रेवोल्यूशन का, कि अगर आपको लग रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन केवल हाई यील्डिंग वैरायटीज़ है तो वो गलत है। हाई यील्डिंग वैरायटी के साथ साथ वहाँ पे पॉलिसी मेजर्स भी लिए गए थे, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पूरा चेंज किया गया था। इनफैक्ट ये सब लाया गया, ये सब पॉलिसीज़ के अंतर्गत ही तो लाया गया। तो यहाँ पे पॉलिसी प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमेशा यूजफुल रहती है। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ऑथर का कहना है कि इंडिया अभी सेल्फ रिलायंट है, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो कि अपना कैलोरी का इंटेक पूरा नहीं कर पा रहे। कैलोरी इंटेक टारगेट कितना है? 2400 kcal है रूरल एरियाज़ में और 2100 kcal है अर्बन एरियाज़ में, है ना। इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जैसे कि मान लो जिंक हो गया या कुछ और चीज़ हो गई, आपके यहाँ कोबाल्ट हो गया, कुछ इस तरह का कैल्शियम, कोबाल्ट तो नहीं होता, सॉरी कोबाल्ट नहीं होता, कोबाल्ट से तो कैंसर
कोबाल्ट डालो, कैल्शियम हो गया, इस तरह छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर आपकी बॉडी में कम है तो उसको हम बोलते हैं हिडन हंगर। याद रखिएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर आपकी बॉडी में कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हिडन हंगर, हिडन हंगर बोलते हैं उसको। तो ये आपको याद रखना है। और बेसिकली इसकी भी कमी आती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसके अलावा अंडरवेट और मतलब ओबेसिटी की प्रॉब्लम, अंडरवेट की प्रॉब्लम, जो ये सारी चीज़ें इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल डिसीजेज भी हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हैं। 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज़ हमारी रैंकिंग थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो हंगर में भी हमारी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। ये सब कैसे सॉल्व होगा? ये सब केवल और केवल टेक्नोलॉजी के दम पे नहीं होगा, इसमें बिहेवियरल चेंज चाहिए। इसमें आपको बिहेवियरल चेंज चाहिए। दूसरी चीज़ में आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए और पॉलिसीज़ चाहिए आपको ऐसे फेवर्स में जो रीडिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करें, जो इस तरीके से जिनके पास नहीं उनके पास तक फूड ग्रेन पहुंचाने की कोशिश करें। तो पॉलिसीज़ आर द नीड ऑफ द आवर, दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ऑथर ने यही कहा है। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटेंसिफाइंग द इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, क्लाइमेटिक चैलेंजेस एंड क्राइसिस, द नीड ऑफ द आवर इज अ गुड थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन इनकम्पासिंग द स्पेशल, सोशल एंड साइंटिफिक डायमेंशन। तो सारे डायमेंशंस को मद्देनजर रखते हुए, स्पेशल डायमेंशन है, चाहे सोशल डायमेंशन है, चाहे साइंटिफिक डायमेंशन है, इन सबको एक मद्देनजर रखते हुए आपको थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन बनानी पड़ेगी। और आपको सपोर्ट पॉलिसी इंसेंटिव्स, यानी कि पॉलिसी इंसेंटिव्स को उसी अकॉर्डिंग आपको फ्रेम करने पड़ेंगे ताकि आप सस्टेनेबल रेजिलिएंट फूड सिस्टम एग्रीकल्चर बना सकें। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। एंड इसलिए फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए फॉर फार्मर्स कॉम्पिटिटिवनेस, बिजनेस ग्रोथ को इंप्रूव करो, फार्मर्स का कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव करो, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस पॉलिसी के थ्रू आप उनको वो प्रॉब्लम्स दूर करने की कोशिश करो, एंड एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करो। ये सारी चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स एज वेल। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।